वो हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पा रहे, बल्कि वो एकल विद्यालय में जो बच्चों को संस्कार मिल रहे हैं, उससे बढ़िया हिंदुस्तान के लिए कुछ हो ही नहीं सकता। एक लड़की अगर पढ़ती है, जो मैरिड होके जब अपने परिवार में जाती है, तो कम से कम उसके संपर्क में 100 लोग आते हैं नए। अगर एक शिक्षित है, वो 100 लोगों को शिक्षित कर सकती है। बिल्कुल। इससे बढ़िया मतलब जो है ना, उद्देश्य हो ही नहीं सकता कि श्री कृष्ण और सुदामा एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे, जहाँ पे किसी अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं था। वो कंसेप्ट था कि अमीर लोग आपके गुरुकुल चलाते थे और उसमें सब प्रकार के बच्चे आते थे। भारत लोक शिक्षा परिषद पिछले 27 सालों से एकल अभियान को आगे बढ़ाने का, शिक्षा के कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। इस शिक्षा के कार्य को आगे बढ़ाने में कई सेवाव्रती, कई कार्यकर्ताओं का योगदान है, जिनमें से एक कार्यकर्ता कहें या दानदाता कहें, आज हमारे साथ मौजूद है पवन कुमार अग्रवाल जी, जो पेशे से वकील हैं, लेकिन जो मुख्य काम है इनका वो समाज सेवा है। समाज की उस पीढ़ी को आगे बढ़ाना, उस तबके को आगे बढ़ाना जो कल तक पीछे थी, जिन तक ना शिक्षा था, ना सुविधाएं थी, उनको आगे लाने का बीड़ा इन जैसे दानदाताओं ने उठाया है। पवन कुमार अग्रवाल जी से बात करें उससे पहले उनके बारे में आइए कुछ जानते हैं। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे समाज सेवी से जो पिछले कई वर्षों से एकल अभियान के माध्यम से शिक्षा और संस्कार की अलख जगा रहे हैं। एक ऐसा व्यक्तित्व जिनका पूरा परिवार एकल अभियान के लिए समर्पित है। इन्होंने अनेक वन यात्राओं के माध्यम से एकल के कार्यों को नजदीक से देखा, समाज के विभिन्न वर्गों को इस अभियान से जोड़ा और अपने क्षेत्र में एकल को जन जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों में सक्रिय रहते हुए इन्होंने CSR के माध्यम से भी अनेक लोगों को एकल परिवार से जोड़ा है। इनके मार्गदर्शन में सेंट्रल दिल्ली चैप्टर लगातार नए आयाम स्थापित कर रहा है। आइए सुनते हैं एकल अभियान के समर्पित कार्यकर्ता और सेंट्रल दिल्ली चैप्टर के प्रधान एडवोकेट श्री पवन कुमार अग्रवाल जी की प्रेरणादायक यात्रा और अनुभव। एकल अभियान ने एक शिक्षा की क्रांति जो ग्रामीण और वनवासी भारत से शुरुआत की है, आज वो एक वटवृक्ष बन चुका और इस वटवृक्ष को बनाने में कई सारे कार्यकर्ता, सेवाव्रती और दानदाताओं का योगदान है। आज हमारे साथ एक ऐसे ही दानदाता मौजूद हैं जो पेशे से वकील हैं, लेकिन इनकी रुचि समाज सेवा में है। उन बच्चों को आगे बढ़ाने का जिम्मा ले रखा है जो समाज से पिछड़े हैं और उन लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का बीड़ा उठाया है, जिन तक न साधन पहुंच पा रहे हैं, न संसाधन। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो स्पॉटलाइट में। सबसे पहले तो आपसे यही जानूंगा कि आप इतने बड़े वकील और अपने काम धाम में लगे हुए, उसके बावजूद भी आपको चिंता उस तबके की है जो ग्रामीण और वनवासी भारत में रहती है, जिन तक न कोई साधन है, न संसाधन है। तो इन सब कार्यों के पीछे क्या प्रेरणा है और कैसे आप ये कार्य कर रहे हैं? बस आज मेरी उम्र तकरीबन 70 साल है और अपने बच्चों के लिए 60 साल तक बहुत किया और फिर मन में आया कि कुछ समाज से जुड़ के कुछ सामाजिक कार्य किए जाएं। बच्चे सेटल हो गए, बच्चे अपने आप कमा रहे हैं, खा रहे हैं, तो एक मन में आया कि किसी ऐसी संस्था से जुड़ा जाए जो कि वाकई ही बच्चों की शिक्षा के लिए, क्योंकि शिक्षा से बड़ा कोई दान नहीं हो सकता। और जो बच्चे वंचित, जो समाज में जो बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, उनको अगर शिक्षा मिल जाए, और हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने भी ये कहा था कि अगर बच्चे स्कूल ना जा सकें तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने स्कूलों को उन तक पहुंचाएं। तो हमारी मेरे को पता लगा कि एक संस्था है एकल विद्यालय के, जो भारत लोक शिक्षा परिषद के नाम से जानी जाती है, जो विश्व की सबसे बड़ी NGO है। और वो तकरीबन जब मैं जुड़ा तो करीब 60-70 हज़ार स्कूल उस साल में चलते थे। तो उस मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ उस संस्था से जुड़ने का। और मैं तकरीबन 2018 या 19 की बात है जब मैं इस संस्था से जुड़ा, और तब से मैं तन मन धन से पूरी कोशिश रहती है कि मैं लोगों को भी जोड़ूं और जितने भी अपने रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, सबको इसके बारे में बताऊं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस संस्था से जुड़ सकें। कैसे जुड़े इस संस्थान से? क्या ऐसी स्टोरी रही जिसके में से आप प्रेरित हुए कि मुझे इस संस्थान से जुड़ना चाहिए? मेरे को ना प्रवीण कांत जी, CA प्रवीण कांत जी हैं, मॉडल टाउन में रहते हैं। तो एक बार उनसे वैसे जिक्र आया तो उन्होंने कहा जी इससे बढ़िया कोई सामाजिक कार्य नहीं हो सकता। उस टाइम पे 22,000 रुपये में एक स्कूल चलता था, और स्कूल भी वहाँ चलाते थे जहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से या कोई प्राइवेट स्कूल नहीं था, और बच्चे स्कूल में जा ही नहीं सकते थे।
तो फिर एक बार उनके साथ में गया, स्कूल देखे, तो मैं बड़ा प्रभावित हुआ और मेरे को लगा कि इससे बढ़िया कोई कार्य हो ही नहीं सकता। जब आप गांव में पहुंचे, एकल विद्यालय को चलते देखा, एक शिक्षक एक करीब 25-30 बच्चों को पढ़ा रहा, तो आपका वो पहला अनुभव कैसा था? आपने क्या नोटिस किया जो इतने भाव विभोर हुआ पिछले 10 साल से लगातार इस संस्था के साथ जुड़े हुए? जो हमारे स्कूल हैं, मैं तो बल्कि ये कहूँगा कि हम अपने बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो संस्कार मेरे को वहाँ पर बच्चों में नज़र आए वो हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पा रहे, बल्कि वो एकल विद्यालय में जो बच्चों को संस्कार मिल रहे हैं उससे बढ़िया हिंदुस्तान के लिए कुछ हो ही नहीं सकता। जो उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप किस क्षेत्र में गए थे जहाँ आपने ये वन यात्रा की, स्कूल देखा? मैं सबसे पहले गया था आपका शामली में गया था। तो वहाँ पर एकल विद्यालय चलते थे, वहाँ पे 3 विद्यालय चलते थे, तीनों विद्यालय में विज़िट किया और उन बच्चों की जो देशभक्ति और जो संस्कार जो मैंने उनमें पाए, तो उसके बाद फिर मेरे को एक बार जम्मू जाने का भी मौका मिला, जम्मू के अंदर भी। और मैं तो ये हैरान हुआ कि जम्मू और श्रीनगर क्षेत्र में जहाँ पर वो एकल विद्यालय चल रहे थे, वहाँ पर एक भी पत्थरबाजी की कोई वो नहीं हुई, क्या कहते हैं, दुर्घटना। अदरवाइज श्रीनगर में जहाँ पर एकल विद्यालय नहीं थे तो वहाँ पे पत्थरबाजी होती थी। तो मतलब पता लगा कि मतलब हम कितना सामाजिक कार्य कर रहे हैं और बच्चों को कितना शिक्षित कर रहे हैं। आपको क्या लगता है एकल के माध्यम से सिर्फ ग्रामीण वनवासी क्षेत्रों की बात, जहाँ भी एकल कार्य कर रहा है वहाँ सामाजिक बदलाव किस प्रकार का आया है और कैसे लगातार लोग इससे जुड़ रहे हैं, चाहे वो आप जैसे लोग हों या जो कार्यकर्ता हों, वो क्यों जुड़ रहे हैं और ऐसा एकल क्या कर रहे हैं? आज देश में तकरीबन 5 लाख गांव ऐसे हैं जहाँ पर बच्चों को शिक्षा के लिए कोई साधन उनके लिए उपलब्ध नहीं है। अभी तक हमारी एकल जो संस्था है, तकरीबन हम 1 लाख स्कूलों तक ही अचीव कर पाए हैं। जिस दिन हमारा 5 लाख स्कूलों का टारगेट पूरा हो जाएगा, मैं नहीं समझता कि फिर हमें मतलब जो है पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत है। और आपको पता होगा कि प्राचीन काल में जो आपके गुरुकुल चलते थे, ये उसी की कंसेप्ट पे है, क्योंकि गुरुकुल में जो क्या होता था कि आप नोट करेंगे, गीता और के माध्यम से भी पता लगता है कि श्री कृष्ण और सुदामा एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे, जहाँ पे किसी अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं था। और वो कंसेप्ट था कि अमीर लोग ये आपके गुरुकुल चलाते थे और उसमें सब प्रकार के बच्चे आते थे। तो भेदभाव ना होने की वजह से उस टाइम पे जो तरक्की थी, धीरे धीरे अंग्रेज़ आए, मुस्लिम आए, उन्होंने देश को बांट दिया और अमीर गरीब का इतना डिफरेंस हो गया कि वो संस्कार नहीं मिल पा रहे बच्चों को जो मिलने चाहिए। वो काम एकल कर रहा है, वो एकल। आप यहाँ शहरों में हैं, काम हो रहा है गांव में, तो कैसे आप यहाँ के लोगों को, जैसे आपको प्रवीण कांड जी ने जोड़ा, तो ऐसा क्या है जो आप लोगों को बताते हो? लोग इसमें बड़े आराम से प्यार से जुड़ भी जाते हैं और तन मन धन से। मैंने बहुत लोग, जैसे आप भी हैं, तन मन धन से जुड़े हुए हैं। बहुत ऐसे दानदाता हैं जो एकदम तन मन, जिन्होंने सिर्फ धन ही नहीं दिया, वो तन से भी लगे हुए, मन से भी एकल की चिंता कर रहे हैं, उन बच्चों की चिंता कर रहे हैं। तो ये सब कार्य कैसे कर रहे हैं, कैसे आप लोगों को जोड़ रहे हो, एकल में ला रहे हो और फिर वो काम भी कर रहे हो? हमारी कोशिश रहती है कि हम उनको लेके जाएं। और वैसे तो भगवान ने थोड़ा सा इतना वो हाथ रखा हुआ है कि हम जो लोगों को कह देते हैं तो वो पूरा विश्वास करते हैं। पूरा विश्वास है कि हम जो जिस संस्था से जुड़े हुए हैं वो संस्था गलत नहीं हो सकती, और उनको पूरा भरोसा होता है कि हमारा पैसा सही हाथों में जा रहा है। तो और बाकी उनको जो विज़िट करना चाहता है उनको विज़िट भी कराते हैं और वो जाके प्रभावित होते हैं। कोई 5 गांव गोद ले लेता है, कोई 10 ले लेता है, तो हमारा काम उससे धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। अब हम बात करें दानदाताओं की, तो यहाँ पे एकल कई प्रोग्राम्स भी करता है, CSR भी करता है। तो CSR के माध्यम से कैसे हम लोगों को जोड़ रहे हैं, कैसे उनको कंपनीज़ को प्रोवाइड? देखो, CSR फंड जो है गवर्नमेंट की तरफ से ही बड़ी कंपनीज़ के लिए एक रिस्ट्रिक्शंस है कि वो आपने इतनी CSR फंड में फंड ट्रांसफ़र करना ही है, डोनेशन देनी ही है। तो जब एक कंपनियों को, बड़ी कंपनियों को डोनेशन देनी है
और हम उनको जाके बताते हैं कि भाई इससे बढ़िया कोई आपके साथ मतलब जो है शिक्षित लोगों को शिक्षित करने से बढ़िया कोई कार्य नहीं हो सकता। और हमारे धर्मों में भी लिखा है कि जो गुप्त दान होना चाहिए और शिक्षा का दान होना चाहिए, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। तो लोग, ये गुप्त दान भी हो गया और शिक्षा का दान भी हो गया, तो लोग बड़े प्रभावित होते हैं। और कई तो संस्थाएं ऐसी हैं जो CSR फंड में हज़ार स्कूल भी देते हैं, तो बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। जो भी दर्शक इस शो को देख रहे हैं, चाहे वो युवा हो या एडल्ट मतलब अधिक उम्र के हों, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? वो कैसे एकल से जुड़े, समाज सेवा का काम करें, और सिर्फ एकल नहीं, समाज सेवा के कार्यों में वो कैसे जुटे? सबसे पहले तो समाज को शिक्षित करना जरूरी है। अगर शिक्षा नहीं है तो आप कुछ भी मतलब धन कमा लें, कुछ कमा लें, लेकिन एक बच्चे को अगर आप शिक्षित कर देते हैं तो ये समझ लो कम से कम एक लड़की अगर पढ़ती है, जो वो मैरिड होके जब अपने परिवार में जाती है, तो कम से कम उसके संपर्क में 100 लोग आते हैं नए। अगर एक शिक्षित है वो 100 लोगों को शिक्षित कर सकती है। बिल्कुल, इससे बढ़िया मतलब जो है ना उद्देश्य हो ही नहीं सकता। तो लोगों को हम प्रेरित कैसे करें कि वो समाज सेवा के लिए जुड़े? प्रेरित तो देखो ऐसा है कि हम जैसे मैं जुड़ा, फिर धीरे धीरे और लोग जुड़े, मतलब कोशिश तो ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। तो लेकिन जिस दिन 5 लाख विद्यालय स्कूल इंडिया में हो जाएंगे, 5 लाख गांव जहां पर वंचित हैं बच्चे, अभी 1 लाख ही पढ़ पा रहे हैं, 4 लाख गांव और जुड़ जाएंगे, तो मैं नहीं समझता कि हमारी कंट्री में कोई अशिक्षित रहेगा। और एक और मतलब गीता के अंदर आप पढ़ें, महाभारत में पढ़ें, तो 5 गांव का बड़ा महत्व है। ठीक है, तो मेरी तो लोगों से अपील है, अगर 5-5 गांव अगर जो समर्थ रखते हैं, अगर वो, क्या हम पूरे हिंदुस्तान में 1 लाख आदमी नहीं ढूंढ सकते जो 5-5 गांव गोद ले लें? और ना उनको हमें कहने की जरूरत, बार बार रिपीट करने की जरूरत। अगर हर साल उनसे 5 स्कूल भी आ जाएं तो हमारे तो 5 लाख हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा, और ये मुश्किल काम नहीं है। आप सेंट्रल दिल्ली चैप्टर के प्रेसिडेंट हैं, और सेंट्रल दिल्ली चैप्टर कंटिन्यू वैसे कार्यक्रम भी करते रहता है, तो सेंट्रल दिल्ली चैप्टर अभी कैसे कार्य कर रहा है, उसकी क्या योजनाएं हैं? अभी 2 साल पहले हमने गांधी दर्शन, गांधी समाधि के पास एक गांधी दर्शन करके जो है बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें गांधी जी का म्यूज़ियम बना हुआ है, तो हमने 2 साल पहले प्रोग्राम रखा था और हमने वहाँ पे 500 आदमियों को जोड़ने का पूरा प्रयत्न किया था। और जब हम 5 बजे का टाइम था, 4:45 बजे के करीब वहाँ पे 400 आदमी मौजूद था। तो उसको देख के काफ़ी लोग, बहुत लोग प्रभावित भी हुए, लोगों ने सुना भी, एकल के बारे में जाना भी, और उससे पूरे मॉडल टाउन के अंदर काफ़ी लोगों ने सहयोग भी दिया, और उनकी कोशिश रही कि मतलब जो है और लोगों को भी जोड़ा जाए। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे पवन अग्रवाल जी, जिन्होंने बताया कि कैसे एकल आगे बढ़ रहा है, और एकल अभी 1 लाख विद्यालयों से आगे 5 लाख तक का सफ़र कैसे तय करेगा। इन्होंने इसकी रूपरेखा भी बताई और बताया कि कैसे हम समाज को शिक्षा के माध्यम से और आगे लेके जा सकते हैं।